मैं नाज़िम शेख टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है एक टीचर, एक प्रोफेसर है कॉलेज के। जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिलाने से पहले एक टीचर की क्या अहमियत होती है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी है जो कि रियल है। 1994 में शंकर दयाल शर्मा जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे वो टूर पे निकले थे, जिसके अंदर ओमान भी एक मुकाम था। अब शंकर दयाल शर्मा का जब फ़्लाइट ओमान में लैंड हुआ तो उनको रिसीव करने के लिए ओमान के जो सुल्तान हैं, सुल्तान काबूस, वो वहाँ पहुँचे। लेकिन सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने शंकर दयाल शर्मा को खुद जाकर उनकी सीट पे उनको रिसीव किया और उनको बाहर लेके आए और अपनी कार में बैठने की दावत दी और अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को अलग कर दिया कि और इशारा किया कि मैं खुद ड्राइव करूँगा। और उन्हें खुद ड्राइव करके किंग सुल्तान ने उनको अपनी रहायशगाह पे लेके गए। दूसरे दिन जब हाज़िर हुए तो सब के सब जो है उनके मेंबरान जो है पशोपश में थे और कोशिश में थे कि ये सवाल उनके मन में ये गुजर रहा था कि इंडिया के प्रेसिडेंट को, शंकर दयाल शर्मा को उन्होंने जब रिसीव किया तो उन्होंने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, ये सवाल था उन सबके मन में। किंग सुल्तान ने जो जवाब दिया वो बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने कहा कि जब मैं पूना में पढ़ रहा था तो ये जो शंकर दयाल शर्मा है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हमारे टीचर थे, मैं उनके अंडर में पढ़ाई मैंने हासिल की है। और जब मैं रिसीव करने गया था एयरपोर्ट पे तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिसीव करने नहीं गया था, मैं हमारे टीचर को रिसीव करने गया था। प्रेसिडेंट का मुकाम बड़ा नहीं है बल्कि टीचर का मुकाम ज़्यादा बड़ा है। तो ये आप जानिए और ये जब आप पहचानेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में गुरु का दर्जा क्या है। हमारे टॉक शो में जो भी हम सवालात पेश कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग उन यूथ की आवाज़ बनकर वो सवाल पेश कर रहे हैं ताकि वो सारे यूथ को जो है एक डायरेक्शन मिले, उनको उनके दिमाग में, उनके ख़यालों में जो भी चीज़ें अटकी हुई है, बसी हुई है, उसकी एक क्लियरिटी उनको मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए यूथ की आवाज़ बनकर हम हमारे मेहमानों से सवाल करेंगे। तो आज हमारे मेहमान से आपको मिलाते हैं जो कि अकबर पीर बॉय में प्रोफेसर है, प्रोफेसर एहतिशाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे सर? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। सर, पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि एक टीचर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सर, टीचर इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग अ टीचर इज़ नॉट जस्ट कंडक्टिंग लेक्चर्स। एक टीचर का काम सबको लगता है कि बड़ा आसान है, बट यकीन जानिए इतना एक ऐसी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ से एक छोटा बच्चा जब वो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता है, वहाँ से लेकर एक रिसर्चर अपना पीएचडी कंप्लीट करके एक रिसर्च करता है, वहाँ से लेकर पूरे उसके आखिरी मरहले तक हर इंसान को एक टीचिंग की और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। हम एक उम्र तक स्टूडेंट रह सकते हैं, बट हम ताउम्र लर्नर बन के और तालिब इल्म बन के जी सकते हैं। अब ये इस बात से आप अहमियत लगा सकते हैं कि एक टीचर की एक इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल और क्या अहमियत है। इसलिए सबसे पहली टीचर जो हर इंसान की अपनी माँ होती है वो उसके सिखाती है, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है वहाँ से लेकर जब तक वो ज़िंदगी गुजारता है उसको सीखने की ज़रूरत होती है, और सिखाने वाला एक इंसान से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और बहुत से ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस ने और कंप्यूटर सिस्टम ने टीचर्स की और टीचिंग की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली है, फिर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, एक रोबोट और एक ऑनलाइन कोर्स एक टीचर्स का एक्सपीरियंस, एक टीचर की अपनी ज़िंदगी, एक टीचर जो अपना पूरा सरमाया लगाकर अपने बच्चों को एक क्लास में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी ज़िंदगी शेयर करता है, वो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी मशीन के किसी भी मशीन की बस की बात नहीं है कि इसको रिप्लेस कर सके। तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि
जो कोर्स कंटेंट है और जिस मकसद के लिए बच्चा हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में और हमारे कोर्स में एडमिशन लेता है सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो कोर्स कंटेंट उसको डिलीवर हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ बुक्स में जो बातें हैं, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज़ वाटर, तो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि एक वाटर का मीनिंग पानी और पानी का मीनिंग वाटर बताना। स्टूडेंट्स को जो बैठे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि एक टीचर जब वो पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ अपना वक्त नहीं बिता रहा है, अपने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा उन बच्चों के साथ बिता रहा है। और बच्चे भी अपने ज़िंदगी का एक बहुत ही कीमती हिस्सा लेकर एक स्कूल में दाखिला लेते हैं, एक कॉलेज में दाखिला लेते हैं। और जब बच्चे लेक्चर अटेंड करते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए टीचर से स्टूडेंट की तरफ और स्टूडेंट से टीचर की तरफ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन दो तरफा होगा। तो ये जो टू वे लर्निंग प्रोसेस है कि हम भी अपने बच्चों से कुछ सीखते हैं और बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं। क्योंकि एक टीचर, मुझे लगता है कि मैंने एक बुक पहले पढ़ लिया इसलिए मैं टीचर बन गया और मेरे बच्चे ये बुक्स बाद में पढ़ रहे हैं इसके लिए वो मेरे स्टूडेंट बन गए। लेकिन आज इंटरनेट है और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जहाँ बच्चे अपने कंटेंट्स को, अपने दिलचस्प कंटेंट को खुद ढूंढ सकते हैं। मुझे याद है कि बचपन में अगर मुझे किसी चीज़ को खोजना होता था तो मुझे हमारी स्कूल की लाइब्रेरी या कॉलेज लाइब्रेरी में विज़िट करना होता था। उसके पन्ने पलट के बाद देखना पड़ता था कि ये कंटेंट क्या है। अगर मुझे वर्ल्ड मैप देखना होता तो मुझे वर्ल्ड एटलस ओपन करना होता और वो वर्ल्ड एटलस सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में अवेलेबल होती। आज हर बच्चा अगर कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो सिर्फ रिटर्न नोट्स नहीं बल्कि वीडियो, वॉइस नोट्स, PDF कंटेंट्स, इमेजेस और मल्टीमीडिया के थ्रू विजुअलाइज कर सकता है। मुझे बचपन में सोलर सिस्टम समझने के लिए इतनी परेशानी हुई, दिक्कत हुई कि मैंने अलग अलग इमेजेस के साथ, जब तक मैंने उसको कलर इमेजेस के साथ नहीं देखा तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि सेंटर में सन होता है और आसपास बहुत सारे स्टार्स, वो कहाँ पर है, कैसे है। एक बार जब मैंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक विजुअल डिक्शनरी देखा तब मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, फिर सोलर सिस्टम क्या होता है, फिर अलग अलग क्लाइमेट्स में और अलग अलग प्लांट्स के कलर्स कैसे होते हैं। क्योंकि स्कूल की जो जनरली हमारी बुक्स हुआ करती थी वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। तो बहुत सारे कंटेंट पढ़ने के बाद समझ में आता था कि वो कंटेंट है क्या। आज समझना बड़ा आसान हो गया है और समझाना भी बड़ा आसान हो गया है कि टीचर्स अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वो दे सकते हैं। अब रहा सवाल कंटेंट का, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। दूसरा पहलू ये है कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग टैलेंट रखता है। इमोशनली वो थोड़ा सा अलग है, फिज़िकली वो अलग है। दुनिया में जितने इंसान बस रहे हैं ये सब फिज़िकली, इमोशनली, हेल्थ वाइज और हर अलग अलग तरीके से यूनिक है। अब उन यूनिक टैलेंट्स को पहचानें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें। क्लास भी अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं तो स्लो लर्नर्स को थोड़ा हाथ पकड़ने की ज़रूरत होती है, उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाना होता है। कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें आगे के डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको उनका रहनुमा बनना पड़ता है, हमको उनका मेंटोर बनना पड़ता है। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी एज अ टीचर हमारी ये भी है कि हम उनके दूसरे माँ बाप की जगह पर है कि जिस तरह से घर में एक बाप अपने फ़र्ज़, अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है, उस तरह से एक टीचर अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फ़ादर जैसा रोल प्ले करता है। तो दूसरा जो पहलू इसमें हमें देखते हैं कि हम ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि एक बच्चा हमारे साथ अगर 6 साल, 8 साल, 10 साल अगर प्राइमरी में एडमिशन लेता है और वो 10th स्टैंडर्ड पास कर जाता है, एक बच्चा 10 साल का एक बड़ा अरसा हमारे साथ गुजार रहा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस अहम हिस्से को उसके अगले आने वाले ज़िंदगी के लिए एक मज़बूत, पायेदार, एक अच्छा फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाकर उसको आगे बढ़ाने वाला बने। ये एक बहुत बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके अंदर हर चीज़ दाखिल है जिसको हम आज ओवरऑल डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, और NEP में जो नई पॉलिसीज़ है ये इन सारी चीज़ों को कवर करती है। मेरा ये सोचना है और मुझे इसके ऊपर थोड़ा आपकी डायरेक्शन चाहिए कि नॉर्मली जब हम किसी को भी मुखातिब करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है या ये बहुत ही प्यारा इंसान है या ये बहुत ही लेज़ी इंसान है, तो जब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं या उसकी तरफ मुखातिब होते हैं तो एक्चुअली हम उसके माइंड को बोल रहे होते हैं कि ये इसका माइंड ऐसा है। लेकिन जब हम मुखातिब कर रहे हो पर्सन को तो ये किसी को पता नहीं होता कि
माइंड क्या चीज़ है। तो हम इसे कैसे समझे कि क्योंकि नॉर्मली इंसान की जो फिज़िकलिटी है, पर्सनालिटी है, वो माइंड से रिलेटेड है, इंसान से रिलेटेड नहीं है। तो हम माइंड को कैसे समझें कि वो ये आदमी ऐसा है और इसका परसेप्शन ऐसा है, तो हम उसको कैसे समझें। सर, जहन के अंदर सवाल का आना और जहन के अंदर ख्याल का आना, ये इंसान की फितरी चीज़ है। तो मेरे अंदर दोनों तरह के इमोशंस है, मेरे दिल के अंदर दोनों तरह के अरमान हैं, मेरे जहन में दोनों तरह के ख्यालात भी है। एक इंसान की तालीम उसको सही थॉट्स पे चलने की और सही मशवरे पे चलने की और सही ख्यालात को सही वक्त पे इजहार करने की एक सलाहियत और काबिलियत देती है। वरना ऊपर वाले ने ज़ुबान सबको दी है और हमारे संविधान ने बोलने का अधिकार भी दिया है, लेकिन कितना किस वक्त में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यह हमारी तालीम, हमारी तरबियत। मैं यहाँ पे सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत साथ में बोल रहा हूँ, इसलिए कि तालीम एक अलग चीज़ है कि आपने एक इल्म हासिल कर लिया। तरबियत ये हमारे अपने सोसाइटी से, हमारे अपने परिवार से, हमारे अपने रिलीजन के बुक से, हमारे मॉरल साइंस के बुक से, और जितनी भी हमने स्टोरीज़ सुनी है दादी माँ की ज़ुबान से, ये तमाम चीज़ों से हम सीखते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो तालीम और तरबियत, ये दोनों को हम एक साथ इकट्ठा जोड़ें और ये दोनों जिम्मेदारियों को साथ में निभाएं, ताकि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ऊपर वाले ने बोलने की हिम्मत दी है, ताकत भी दी है और मुझे मेरे संविधान ने अधिकार भी दिया है, तो मैं किसी की शोक सभा में जाके जोक्स तो नहीं बोल सकता हूँ। तो ये मेरा एक जहन है, मेरे जहन में हो सकता है कि उस वक्त कोई जोक आ जाए, लेकिन मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा माहौल मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। मुझे तालीम दी गई है कि किसी के गम में उसके साथ शामिल हो। तो ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। जब हम हमारे सोसाइटी में किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, या हम हमारे पड़ोसी के साथ रहते हैं, या फिर जब हम किसी के साथ मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारा एक दिन का बिहेवियर, हमारा एक घंटे का बिहेवियर, हमारा एक पल का बिहेवियर अगर कोई देखता है तो वो एक पल का बिहेवियर नहीं देखता है, हमारी बचपन से लेकर आज तक की कराई हुई तालीम, उसकी तरबियत और वो तमाम चीज़ें जो आपने अपने सोसाइटी से सीखी है। कि बचपन से कोई इंसान गलत नहीं होता, कुछ हालात उसको गलत बना देते हैं, कुछ लोग गलत होते हुए भी बाद में सही हो जाते हैं, माहौल उनको बदल देता है। तो ये इंसानी फितरत है। लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है कि तरबियत के साथ हमारे जहन में आने वाले जो सवालात और ख़यालात है और हमारे दिल में आने वाले जितने ख़यालात है, ये तमाम को हम हमारी तरबियत के दायरे में रखते हुए उनको इजहार करें और लोगों से पेश आए। ये हर इंसान की अपनी एक ज़िम्मेदारी, जिसमें तालीम और तालीमी इदारे, हर वो तालीमी इदारा इसके अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका इसके ऊपर। एक छोटा सा इसके अंदर एक सब क्वेश्चन मेरा है, वो ये है सर कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ऐसे तबके के लोग हैं, जो लोग का माहौल ऐसा है कि वो सही लैंग्वेज में बात ही नहीं कर पाते, उनकी लैंग्वेज में हमेशा बैड वर्ड्स आ ही जाते हैं, तो ऐसे लोग जो अगर अपने आप को सुधारना चाहे, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहे, या उनके ख्याल आए, उनके मन में ख्याल है कि मैं भी अच्छा बोल सकता हूँ, तो इनके लिए कुछ स्कोप है? सर, कुदरत ने हर चीज़ के लिए हर स्कोप दिया है। किसी भी इम्प्योर चीज़ को प्योर करने का कुदरत खुद एक साइकिल और एक निज़ाम बनाकर चलाती है। पानी, हवा और हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं, ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है। कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एक पानी जो पीने लायक भी नहीं था, ज़मीन के अंदर चला गया था, वो कहीं और समंदर में मिल गया, बादल बनकर, वो समुद्र का पानी जो हम पी भी नहीं सकते थे, बादल बनकर इतना साफ शफाफ और क्लीन बनकर, बादल बनकर हमारे पास आया कि हम हर एक एक बूंद में उसकी मिठास को महसूस कर सकते हैं। तो इंसान चाहे वो जिस्मानी तौर से हो, रूहानी तरीके से हो, या अपनी आदत या अपनी फितरत के तरीके से हो, अगर अपने दिल में ये ठान ले कि मुझे बदलना है और मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, तो ये ज़रूर बदल सकता है। हाँ, इसमें अंदर एक मुश्किल ज़रूर होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे माहौल को देखकर करते हैं। हम हमारे माहौल की ज़रा हो जाते हैं कि इंसान बरसात के अंदर स्वेटर पहन के नहीं घूम सकता है, तो हम हमारे माहौल को तो नहीं बदल सकते हैं,
लेकिन हम अपने आप को छाता लेकर तो घूम सकते हैं कि हम बारिश होने से नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप के लिए बचाव करने के लिए हम छाता लेकर तो चल सकते हैं ताकि अपना बचाव हो जाए। और ये उसका सेल्फ जो ऑनेस्टी है, जो अगर एक इंसान अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाए और अपने आप के साथ अगर वो ऑनेस्ट हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर एक इंसान अपने आप के साथ ऑनेस्ट है तो ही कैन बी ऑनेस्ट विथ एनीवन, और अगर वो अपने लिए ही अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है तो दुनिया में किसी और के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। तो अगर हम अपने आप को चेंज करने के लिए अपने आप से भी वादा नहीं कर सकते, और अगर वो वादा अपने आप से निभा नहीं सकते हैं, तो हम दूसरे और किसी का किया हुआ वादा भी नहीं निभा सकते। तो एक अज़्म इरादे करने के साथ साथ हमको उसके लिए प्रैक्टिस भी और मशक्क़त भी करनी होगी कि अगर कोई चीज़ को हमने ठान लिया है कि अगर ये फाउल लैंग्वेज का यूज़ हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। हमारी वजह से आज एक दिन हम बड़े बड़े गोल नहीं बनाते हुए हम छोटी छोटी बातें ये डिस्कस करें कि भाई आज मेरे से किसी को कोई मैं गलत बात बोलूँगा नहीं, मेरी ज़ुबान से आज किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, अगर हो गया तो किसी को मेरे ज़ुबान से फ़ायदा ही होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। एक छोटे छोटे अचीवमेंट से हम बड़े बड़े गोल्स को हासिल कर सकते हैं। सर एक सवाल और था, और ये मेरे को बहुत सताता है ये सवाल, और वो ये है कि आज की तारीख में लाइफ इतनी स्पीड अप हो गई है कि हर एक सवाल जब आता है सामने तो ऑन द स्पॉट उसका रिएक्शन आता है। और एक स्टूडेंट के लेवल पे इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि घर में, माहौल में, कॉलेजेस में हमारे ऊपर दिन भर सवाल ही सवाल आते रहते हैं और हमको ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना ही पड़ता है। तो हम लाइफ को कैसे स्लो डाउन करें, क्योंकि स्लो डाउन जब तक करेंगे नहीं हमारा माइंड शांत नहीं होगा, और ये शांत ज़रूरी है ताकि हम एज ए स्टूडेंट लेवल पे हमको समझ में आए कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें सीख रहे हैं। तो जब तक ये स्लो डाउन नहीं होगा माइंड, हम वो चीज़ ग्रास्प भी नहीं कर सकेंगे। तो सर माइंड को कैसे स्लो डाउन किया जाए? सर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा आपसे जो है ना मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे डिफ़र भी करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। स्लो डाउन और फास्ट ये हमारे एक माइंड का स्टेटस है जो हमारे फितरत में और हमारे कुदरत ने हमको दिया है। हम स्लो डाउन तो नहीं कर सकते। अगर हम फास्ट लर्नर है तो हम फास्ट लर्नर ही रहेंगे। लेकिन एज अ यूथ मैं अपने न्यू जनरेशन के फ्रेंड्स को ये एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपना डायरेक्शन को सही कीजिए। अगर आप एक बहुत फास्ट लर्नर है तो उन चीज़ों को सीखने में चुस्ती फुर्ती दिखाइए कि जो आपको आगे फ्यूचर में काम आने वाली है। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ आपको ही क्यों, कि अगर आप बहुत फास्ट लर्नर हो और आप में इतनी क्यूरियोसिटी है कि आप नई चीज़ों को सीख सकते हो, नई चीज़ों को जान सकते हो, आप एक टीम बना के लेके चलो कि आप उनको लीड कर रहे हो और एक बहुत ऐसा फलदार दरख्त बन रहे हो जिसके वजह से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहेगा कि स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर दोनों मिलकर इकट्ठा साथ में चलते हैं। जैसे कि टीम में हर कोई बैटिंग नहीं करता या हर कोई बॉलिंग नहीं करता है, टीम में हर कोई फास्ट बॉलर नहीं होता है, स्पिन बॉलर की भी उतनी अहमियत होती है। तो हमारे जो स्लो लर्नर्स है, जो फास्ट लर्नर्स है, हमारे सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, जो स्लो पढ़ने वाले हैं, ये सबको इकट्ठा एक सोसाइटी बनकर, एक कम्युनिटी बनकर एक साथ में चलना है। तो इनको साथ में इकट्ठा लेके चलना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक आपने बहुत ही दुरुस्त बात कही है कि हमारे अंदर एक वो क्यूरोसिटी बढ़ गई है हर चीज़ को जल्दी से और फास्ट करने की। मुझे अभी भी एक ताज्जुब होता है कि आज बच्चों के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो 4 घंटे का मूवी बिना फास्ट फॉरवर्ड किए देखे। कि ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने दूरदर्शन पे ऐड समेत पूरा मेरा नाम जोकर देखा होगा, वो भी 4 घंटे का। तो ये जो क्यूरोसिटी है ये वक्त के साथ आनी ऑब्वियस थी, क्योंकि लाइफ फास्ट होती जा रही है। हम बच्चों के पेस के या हम एक न्यू जनरेशन के पेस को स्लो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक ज़िंदगी में कहीं एक वक्त आता है जहाँ ठहराव की ज़रूरत होती है। ये ठहराव लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको आपके जो फास्ट लाइफ से निकलना पड़ेगा, हटना पड़ेगा और एक ऐसी चीज़ पकड़नी पड़ेगी कि जिसमें आप अपने आप को रोकते हो, अपने आप का मुहासिबा करते हो, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटेंसिव रीडिंग। जब तक एक बुक को आप इंटेंसिव रीड नहीं करते हो, और उसके अंदर मैं अपने स्टोरी बुक्स को खा जाता था, मतलब उसके एक एक कैरेक्टर का, हम तो बचपन में वो कार्टून कैरेक्टर वाली बुक पढ़ने के शौकीन थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ी, कुछ दीनी किताबें पढ़ी। तो जब तक आप बुक के एक एक पेजेस को, आज बच्चे रिवीजन करते हैं लेकिन वीडियोस का रिवीजन करते हैं, हम उस वक्त में बुक्स का रिवीजन करते थे। तो इसमें होता क्या है कि एक ठहराव आता है ज़िंदगी में, एक टॉपिक को आप बैठ के समझते हो और अपना माइंड अप्लाई करते हो।
अगर आप किसी की क्रिएटिविटी को देखते हो और उसके मज़े लेते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करते हो, अपनी क्रिएटिविटी को रोकते हो। और दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उस अपना काम छोड़कर हम उसको अप्रिशिएट करने में लग जाए या उसके वीडियोस को बार बार देखने में लग जाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये जो ज़हनी तवाज़ुन है, ये फास्ट रहना है, स्लो चलना है, ये वक्त के साथ हमको बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर है तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, हम उसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात बताई अपने लिए कि देखिए आज जो इतना पेस बढ़ा है, ये ऑब्वियसली धीरे धीरे और बहुत अचानक से ये लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा पेस फास्ट हुआ है। स्पेशली जो हमारे यूथ्स है, जो आज इंटरनेट की स्पीड की वजह से आज 5 साल पहले हर इंडिविजुअल का कंजम्पशन 1 GB पूरे महीने में था, अभी हर इंडिविजुअल का कंजम्पशन 2 GB पर डे पे आ गया है। और ये बहुत जल्द ना 10 GB पर डे पे आएगा 5G के साथ। तो ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि हम बहुत ही कनेक्टेड हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे सवाल का तुरंत जवाब मिल जाए, हमारे माइंड में कोई थॉट आ जाए और हम उसको देखें, हमारे माइंड में कोई ऐसी चीज़ की ख्वाहिश हो और हम उसको अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस कर दें, या किसी को हमने फ़ोन किया अगर वो रिसीव नहीं करता है तो उसको मैसेज डालते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि वो हमारे मैसेज को देखे। वो क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है। अब ये क्यूरोसिटी बढ़ने की वजह से इंसानी मिजाज में कहीं ना कहीं बदलाव आने ऑब्वियस है, और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को पॉजिटिवली लें और टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको रोकने के लिए हमको कहीं ना कहीं उससे कुछ कटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा और उससे निकलना पड़ेगा। जब हम उससे निकलेंगे तब हम अपने आप से मुलाकात कर पाएंगे। कि रोज़ाना हम अपने आप से मुलाकात करने के लिए शुरुआत कीजिए कि 5 मिनट मैं अपने आप से रोज़ाना मिलूँ, मैं अपने आप का मुहासिबा करूँ। और कुछ आदतें ऐसी है कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होनी चाहिए, जैसे कि एक बुक का बहुत ही डीपली पढ़ना, एक टॉपिक को बहुत ही डीपली समझना। उस वक्त हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे कि खाने को सुकून से खाना, कि डिनर के टाइम आप अपने टेबल पे ना मोबाइल और ना ही दूसरा कोई फ़ोन कॉल, नहीं कुछ नहीं, आप आपकी फैमिली और आप सब मिलकर सिर्फ लंच एंजॉय कर रहे हैं, डिनर एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से हम शादी ब्याह में जब किसी के पास जाते हैं या रिलेटिव से मुलाकात करने जाते हैं तो हम अपने जो दूसरे कॉन्टैक्ट्स है ये तमाम को छोड़कर जो सामने बैठे हैं उनकी तरफ मुतवज्जह रहे, उनसे बातें करें। ऐसे ही दूसरी जो सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेटली काम करना होता है, जैसे इसमें एक मैं इम्पोर्टेंट बात रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा, ड्राइविंग। कि बाइक बहुत अच्छी चीज़ है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत हैंडी है, लेकिन साथ साथ अगर उसके ऊपर साथ में हम फोकस करें, ड्राइविंग इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें हम कॉन्सेंट्रेटली काम करना चाहिए। ऐसे ही हमारी पढ़ाई, कि जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी ज़िंदगी में एक स्पीड के साथ साथ आपको एक सुकून और एक ठहराव देगी, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, ख़ास तौर से हमारे तालीम के ज़माने में जब हम तालीम हासिल करते हैं। सर नॉर्मली ये हो रहा है कि एक स्टूडेंट के रूप में बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो माँ बाप की बहुत उसमें इनपुट्स होती है, बहुत उसको इन्हें मेहनत से उसको स्कूल में दाखिल किया जाता है और उसको भेजा जाता है। बाद में जब कॉलेज जाता है तो फिर उसकी तैयारी होती है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या स्टूडेंट को या बच्चों को स्कूल भेज के या कॉलेज भेज के माँ बाप की ज़िम्मेदारी वहाँ ख़त्म होती है? आपका क्या इसमें टेक है सर? सर एक माँ बाप की ज़िम्मेदारी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ स्कूल भेजकर ही नहीं बल्कि उनके बच्चों को स्कूल भेजकर भी ख़त्म नहीं होती है। सही है। बच्चों के और भी अगर बच्चे वो देखते हैं, उनके पड़पोते, उसके बाद भी उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि पेरेंटिंग ये एक रिटायरमेंट वाला ऐसा जॉब है कि जिसमें रिटायरमेंट एज ही नहीं है। जब तक आप इस दुनिया में हो पेरेंटिंग आपकी जारी रहेगी, तो आप अपने जॉब से कभी रिटायर नहीं हो रहे हो। ख़ास तौर से आज जो हम ये दौर देखते हैं कि जहाँ पे बच्चे स्कूल, ट्यूशन और घर के तीनों में ख़ास तौर से हमारे आसपास के हम देखते हैं कि बच्चे बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे पेरेंट की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों एक ऐसे अहम हिस्सा है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ के, कि अगर ये दोनों अपने साथ मिलकर काम करें। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि 2 एंड में बैट्समैन होते हैं,
अगर एक भाग रहा है और दूसरा ना भागे तो रन आउट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर पेरेंट ना भागे या टीचर्स अपनी तरफ से दौड़ ना लगाए तो रन आउट होने वाले दोनों भी नहीं है, रन आउट होने वाला खिलाड़ी है हमारा वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है। इसलिए दोनों की बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। पेरेंटिंग के 4 स्टाइल्स है, या तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हो सकते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हो सकते हैं, या परमिसिव हो सकते हैं, निग्लिजेंस। तो अभी ये चारों टाइप के पेरेंटिंग में सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो परमिसिव एंड अथॉरिटेटिव है, कि थोड़ा सा उनको अथॉरिटी दे दे और थोड़ा सा अपना कंट्रोल भी रखे। क्योंकि बच्चे हैं, उनकी तरबियत ज़रूरी है और बच्चे आगे बड़े होने वाले हैं, इसलिए उनको थोड़ी फ्रीडम भी ज़रूरी है। तो दोनों तरफ से हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे आगे फ्यूचर भी है और आपका तजुर्बा इसलिए कि बच्चों से ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा वो एहतियात भी ज़रूरी है। तो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने का टाइम आता है और हर दिन एक पेरेंट वो डिसीजन के अंदर जुस्तजू करता ही है कि क्या करे और क्या ना करे। और इसी कश्मकश में एक माँ की अपनी पूरी सुबह से लेकर शाम तक, उसके टिफ़िन बनाने से लेकर उसके रिज़ल्ट आने के ओपन डे में टीचर्स की सारी बातें सुनने के बाद और अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद डिप्रेशन में आने से लेकर उसके लिए और कोशिश करने तक एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर माँ बाप फ़िक्र करने वाले हो तो फिर वो बार बार टीचर से आके मिलेंगे तो बार बार टीचर भी उस बच्चे की ज़्यादा फ़िक्र करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये रिलेशन बैलेंस करने के लिए माँ बाप का फ़िक्रमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने फ़िक्रमंद माँ बाप होंगे, टीचर्स को बार बार जाके मिलेंगे, अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत अलग अलग जगह पे जाकर वो बच्चों के साथ करियर काउंसलिंग करेंगे, तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी समझ में आएगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स में मेरा बच्चा क्या करना चाहता है या मैं अपने बच्चों को नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ देखना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो पेरेंटिंग का रोल इसमें बेशक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है बच्चे के करियर मेकिंग में, लेकिन साथ ही साथ हर बच्चे की अपनी एक चाहत होती है। तो पेरेंट्स की एक ज़रूरत यह है कि उस चाहत को वो समझे, उस ज़रूरत को वो समझे। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसका लॉजिक अच्छा नहीं है, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है और बच्चे माँ बाप चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, तो भाई मेरी उनसे ये दरख्वास्त रहती है कि आप अपने बच्चे को उसमें करने दीजिए जो उसमें उसकी चाहत है, जिसमें उसकी इंटरेस्ट है। लेकिन बच्चों को भी ये चाहिए कि जो माँ बाप सुबह से लेकर शाम तक और ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से को अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में लगा देते हैं, माँ बाप की ख्वाहिश के लिए, अपने उन अरमानों के लिए या अपने उन चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करें, कुर्बान करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए उनकी खातिर वो करे जो वो चाहते हैं और वो करके भी दिखाए। क्योंकि विल पावर से कोई ये डिफ़िकल्ट काम नहीं है या मुश्किल काम नहीं है। सो इट्स अ 2 वे गिव एंड टेक कि माँ बाप थोड़ा सा बच्चों को समझे और बच्चे को चाहिए कि अपनी माँ बाप की कुर्बानी और उनकी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से को समझे कि वो अपनी पूरी जवानी, अपने बच्चों के जवान होने तक अपनी पूरी ज़िंदगी, ज़िंदगी का सबसे क्रीम पीरियड हम बोलते हैं, वो अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं। तो बच्चे भी उस बात को कदर करके, उस बात की रिस्पेक्ट करते हुए अपने करियर का सिलेक्शन करें और माँ बाप के सपने साकार करें। यही मेरी बच्चों से एक एडवाइस रहती है। जो एहतशाम सर ने आपको गाइडेंस दी है, जो आपसे उन्होंने मुखातिब हो के आपको जो बातें बताई है, ज़रूर उसको फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम और क्या आपको नया उसमें चाहिए। आप ज़रूर उसके अंदर कमेंट्स में बताइए ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकें हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।